नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारस और गंगा प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से ये बड़ी खबर है। बर्रा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये है कि 26 से 27 जून को ही संजीव की हत्या कर दी गई थी। अपहरणकर्ताओं ने युवक की हत्या कर दी। हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। हत्या के बाद फिरौती की मांग की थी अपहरणकर्ताओं ने। शव की तलाश के लिए फिलहाल पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं और पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने वारदात के बारे में बताया है। पुलिस जैसे ही युवक के घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। जाहिर सी बात है कि जिस बेटे का इंतजार कर रहे थे पिछले 1 महीने से, उस बेटे की ना होने की खबर अगर परिवार को मिले तो परिवार का क्या हाल होगा। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इससे पहले याद दिला दें कि 30 लाख की फिरौती अपहरणकर्ताओं को दिलवाने का भी आरोप पुलिस पर लग चुका है। 22 जून को बर्रा थाना क्षेत्र से संजीव का अपहरण हुआ था और इसमें बड़ा अपडेट यह है कि 5 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जो गिरफ्तार हुए हैं 5 लोग, उसमें एक महिला भी शामिल है। तो 22 जून को संजीव का अपहरण हुआ था। आज 24 जुलाई है, यानी पूरे 1 महीने बाद खबर ये निकलकर सामने आई कि संजीव की हत्या अपहरणकर्ताओं ने अपहरण से 3-4 दिन बाद ही कर दी थी, लेकिन पुलिस सिर्फ लकीर पीटती रही। पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की और यही गंभीर आरोप, यही गंभीर सवाल परिवार भी उठा रहा है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप परिवार लगा रहा है। परिवार का ये कहना है कि जब से उनके बेटे का अपहरण हुआ वो तब से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब उनके बेटे को ढूंढ कर ला दीजिए, लेकिन यहां तक कह दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप मत आया करें थाने। अब किसी के घर का अगर बेटा गायब हो जाए, बेटा ना मिले, तो क्या ये छोटी बात होती है? क्या ये पुलिस की संवेदनहीनता नहीं है? और अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपहृत युवक की हत्या कर दी गई है, ये ताजा अपडेट है। संजीव के घर पर पुलिस पहुंची ये जानकारी देने के लिए और उसके बाद परिवार वालों का क्या हाल है ये आप तस्वीरों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि घर का बेटा, घर का चिराग जो पिछले 1 महीने से गायब था, जिसकी सलामती के लिए उसकी बहन दुआ कर रही थी, उसकी मां दुआ कर रही थी, वो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। नाकामी सिस्टम की है, नाकामी पुलिस की। और अब देखिए इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया है इस मामले पर और कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा कि पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए, क्योंकि पुलिस की भूमिका देखिए इस पूरे मसले पर संदिग्ध है और यही सवाल प्रियंका गांधी ने भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो पुलिस जो कि संजीव को ढूंढ नहीं पा रही थी, परिवार वालों की सुन नहीं पा रही थी, वही पुलिस एक प्लान लेकर पहुंचती है परिवार वालों के पास और कहती है कि आप 30 लाख रुपए की जो फिरौती है वो अपहरणकर्ताओं को दे दीजिए, जब अपहरणकर्ता स्पॉट पर आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन वहां पर भी पुलिस फेल्योर नजर आया, वहां पर भी पुलिस फेल हो गई और पुलिस के हाथ में अपहरणकर्ता नहीं आए। ये वो ट्वीट है, देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या। आपको याद दिला दें कि गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई थी, उसका जिक्र अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। आगे लिखती हैं, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए हैं। तो पुलिस की भूमिका संदिग्ध और अब इसी को लेकर हमलावर हो गई हैं प्रियंका गांधी। आगे लिखती हैं, पहले पैसे दिलाए और उनकी हत्या कर दी गई, एक नया गुंडा राज आया है। ये गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर हो चुकी है। ये आरोप अब विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, एक के बाद एक इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका संदिग्ध सामने आ रही है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस किडनैपर्स से मिली हुई थी? अब क्या, जब
संजीत की हत्या हो गई है, खबर सबके सामने आ गई है, तो पुलिस प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाएगा? कोई जांच होगी? उनकी भूमिका को देखा जाएगा? कैसी थी उनकी भूमिका? देखिए, भूमिका कानपुर पुलिस की कैसी थी, वो सिर्फ कलंकित करने वाली भूमिका थी कि जिस तरीके से संजीत लापता होता है और लापता होने के बाद परिजनों को अपहरण का मुकदमा लिखाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और अपहरणकर्ताओं ने किडनैपिंग के 2 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। यानी कि जब तक कानपुर पुलिस इनका मुकदमा लिखती, इस परिवार का ये अपना मुकदमा लिखाने के लिए दर दर भटक रहे थे, तब तक तो हत्या हो चुकी थी। ये कानपुर पुलिस की लापरवाही, कानपुर पुलिस की असंवेदनशीलता का नतीजा है और इस हत्या के लिए सीधे से कानपुर पुलिस जिम्मेदार है कि वहाँ का एक इंस्पेक्टर अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम दिलवा देता है और फिरौती की रकम देने के बाद वो कहता है कि बैग में रकम नहीं थी, वहाँ पर कपड़े भर के दे दिए गए। तो ये तमाम तथ्य हैं जो जांच का विषय है। इसमें सिर्फ संजीत की हत्या के बाद से अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी होना काफ़ी नहीं है, इसमें उन पुलिस वालों की भी, खास करके जो इंस्पेक्टर बर्रा रंजीत राय और जो चौकी इंचार्ज हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं जिन पर परिजनों को शक है कि इनकी लापरवाही, इनकी मिलीभगत हो सकती है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि उनके बेटे की हत्या के लिए रंजीत राय जिम्मेदार हैं, चौकी इंचार्ज जिम्मेदार हैं, जिनके पास वो दर दर भटकते रहे, फरियाद लगाते रहे कि उनका बेटा लापता है, लेकिन उन्होंने फरियाद नहीं सुनी और उसके बाद तमाम कहानियां गढ़ते रहे, कई बार परिवार को कटघरे में खड़ा किया। लिहाजा अब इसमें जांच की जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत राय खुद अपहरणकर्ताओं से मिला हुआ हो, क्योंकि रंजीत राय की जांच होना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से रोज नए खुलासे हो रहे थे और सबसे ताज्जुब की बात कि एक मातहत के कहने पर जो सवालों के घेरे में हो, जिसकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, उसको डिफेंस करने के लिए एसएसपी कानपुर आते थे। एसएसपी कानपुर बता देते थे, एक अधिकारी, महिला अधिकारी को आगे करके बयान दिया जाता था कि किडनैपिंग का पैसा ही नहीं था, उसमें तो कपड़े थे। ये आपको कैसे पता? सबसे बड़ा सवाल कि परिजनों ने उस बैग में रुपया रखा या कपड़ा, ये कौन बताएगा? ये अपहरणकर्ताओं को पता होगा, ये परिवार को पता होगा। परिवार कह रहा था हमने पैसे रखे थे, तो अपहरणकर्ताओं को वो बैग मिला। जब अपहरणकर्ताओं को बैग मिला तो वो कहेंगे कि इसमें पैसे नहीं, कपड़े थे, तो पुलिस को कैसे पता चला कि ये अपहरणकर्ताओं को पैसे नहीं पहुंचे? ये सवाल खड़े कर रहा है कि कानपुर पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। जांच की जरूरत है। परिजन इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस पूरे मामले पर बड़े अफसरों से लेकर के जो स्थानीय जो इंस्पेक्टर था रंजीत राय, चौकीदार, तमाम लोगों की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराधियों से साठगांठ कानपुर पुलिस का इतिहास है। बिकरू कांड उसी का नतीजा था और अगर संभव है कि रंजीत राय की भूमिका पर अगर जांच होगी तो जो परिजन हैं उनको भी कहीं ना कहीं न्याय मिल पाएगा कि उनके आरोप जो थे उसमें जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका बेटा तो चला गया। कम से कम ऐसे विभाग के दागी तो कुछ बड़े कदम भी उठाने होंगे, कुछ सख्ती दिखानी होगी, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, वरना उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष भी ऐसे ही आरोप लगा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संतोष। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, वो मां क्या कह रही है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है, वो बहन क्या कह रही है जिसने रक्षाबंधन से ठीक पहले अपने भाई को खो दिया है। संजीत की बहन हमारे साथ है, बात करें। रुचि, क्या अब आप चाहते हैं, क्या हुआ पूरा? हम चाहते हैं मेरे भाई के अपराधी को, जिस तरह इन्होंने मेरे भाई को गला रेत कर मारा है, उस तरह उन्हें भी सजा मिले। उसी तरह मेरे सामने नहीं संतुष्ट हैं, तुरंत उसको गोली मारी जाए। जितने लोग हैं 3, 4, 5 जो भी हुए मेरे सामने खड़े करके गोली मारी जाए। वो ना मार पाए मेरे को, दे मैं मारूंगी उनको, जैसे मेरे बेटे को मार रहा है। मेरे बेटे को बस, मेरे को सजा से हम नहीं, सजा नहीं चाहिए हमको, सजा से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरे बेटा को और मेरे बेटे की बैग भी चाहिए, डेड बॉडी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। रंजीत राय ने ये की है, इसने साजिश रची। आपको कल रात में पुलिस जब लेके गई थी, क्या बताया पुलिस ने, किस तरह से क्या घटना हुई, क्या जानकारी दी? उसने ये कहा था कि यहाँ के लोग हैं हॉस्पिटल के, इन्होंने बुलाया है मेरे बच्चे को। वो 3 महीना काम छोड़ के पहले चला गया था। उसने बुलाया था मेरे बेटे को कि आप हम बैठते हैं, बात करते हैं आपसे, ये बताया था। इसके बाद मेरे बच्चे को ले गया रतनलाल नगर, गाड़ी में डाल के कोई बेहोशी की गोली उसको खिला दी है, पानी में डाल के पिला दी है, वो बेहोश हो गया, उसको गाड़ी में डाल के ले गए हैं, ले करके वहाँ बंद रखा है।
इसके बाद मेरा बेटा जब वो ये सो गए होंगे कोई, तो मेरा बेटा अपने दांतों से अपने हाथ खोले हैं, खोल के एक दरवाजा निकल आया, दूसरे दरवाजे तक आया तो इन लोगों ने, जल्लादों ने मेरे बेटे को पकड़ के गला घोट दिया। मेरे बेटे का पकड़ के गला घोट दिया। मेरा बेटा इनसे अपनी कुछ कही होगी, अपना उसने सर भी पटका। ये बताया जा रहा था कि ना छोड़ने में उसने अपना सर भी पटक लिया, हाथ में भी कुछ मारा है कि हमको छोड़ दो। इन जल्लादों ने मेरे लालू को नहीं छोड़ा। ये प्रशासन सारी करती रही। जो पुलिसकर्मी दोषी हैं इस पूरे मामले पर, जिन्होंने आपकी सुनवाई नहीं करी, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? उनको भी सजा नहीं दिलवा रहे, उनका भी बिल्कुल गोली मारी जाए मेरी तरफ से। मैं सजा से संतुष्ट नहीं हूँ, जैसे मेरे बेटे को मरवाया है इन लोगों ने। ये सब कातिल है मेरे बेटे के। अरे राम दे, ये रंजीत राय और ये चौकी इंचार्ज ये भी कातिल हैं, ये भी मिले हुए थे। अरे राम रे मेरा बेटा। आप समझ सकते हैं जो माँ है उनकी क्या हालत है, उनका रो रो कर हाल बेहाल है। और उनका कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, पुलिसकर्मी जो दोषी हैं उनको भी सज़ा दी जाए। और उनको अब उम्मीद है कि उनके बेटे की जो शव है वो अब मिल जाए और उसके बाद वो उसको एक आखिरी बार देख तो सके। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो एक माँ का दर्द आपने सुना, एक माँ का दुख आपने सुना। ये कलंक है कानपुर पुलिस पर कि एक माँ जो हमेशा ममता से भरी रहती है, वो कह रही है कि उसके हाथ में बंदूक थमा दो, वो खुद गोली चलाकर अपने बेटे का बदला ले लेगी। प्रभात अवस्थी का रुख करते हैं। कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस नदी पर वो मौजूद हैं जहां पर संजीत का शव फेंका गया था और अब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्रभात, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट, क्या कोई सफलता इसमें मिल पा रही है पुलिस को, या यहाँ पर भी सिर्फ नाकामी है? जी बिल्कुल, शायद नाकामी जो है वो पुलिस का सबटाइटल हो गया। और अभी भी अगर बात की जाए कानपुर पुलिस की, तो अभी भी ये नाकाम ही साबित हो रही है। क्योंकि अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पांडु नदी का पुल है और इसी पुल के ऊपर से आकर जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने संजीत के शव को यहाँ से फेंक दिया था। जो पूरी घटना है कि जो उन्होंने खुद बताया है कि 26 या 27 तारीख की रात में उन्होंने हत्या करने के बाद गला घोटा और उसके बाद एक बोरी में भरकर शव को, ये लोहे का पुल है, ये कानपुर का जो बर्रा क्षेत्र पड़ता है उससे ये फतेहपुर गोही की तरफ जो ग्रामीण अंचल है उधर को जोड़ने वाला ये पुल है। और काफ़ी सन्नाटे वाली जगह रहती है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आके जो शव है उसको फेंका जाता है और ये शव 26 या 27 तारीख यानी आज से लगभग 25 दिन पहले फेंका जाता है। ऐसे में जो पुलिस की जो स्टीमर है, बोट है, वो यहाँ पर लगाई गई हैं कि उनके शव को तलाश कर लिया जाए, संजीत के शव को, जिससे कि ये पुष्टि हो सके कि आखिरकार उसका शव जो है वो बरामद हो गया। लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन जो टीमें हैं वो लगातार इसमें कई किलोमीटर आगे तक सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। और वही अगर बात अधिकारियों की जाए तो कहीं ना कहीं एक धुलमुल जवाब देते नजर आ रहे हैं कि काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है, पानी का बहाव भी ज़्यादा तेज़ है, बहुत मुश्किल है शव को ढूंढ पाना। तो नाकामी जो है वो हर जगह पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही है और 1 महीने बाद भी वो उसके बेटे को जिंदा नहीं वापस ला पाए। अब उनको उम्मीद है कि कम से कम एक आखिरी बार उनके बेटे की शक्ल वो देख लें, उनके बेटे का शव मिल जाए उनको, जिससे कि वो अपने बेटे को देख तो सके। तो वहीं उनकी बहन जो है रुचि, उसका कहना है कि पिछले रक्षाबंधन को उसने अपने भाई के राखी बांधी थी और इस रक्षाबंधन को वो अपने भाई के राखी नहीं बांध पाएगी, क्योंकि चंद दिनों बाद जो रक्षाबंधन का त्यौहार है और उससे पहले इकलौता भाई संजीत अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और अपनी बहन का इकलौता भाई था, जिसको अब खो दिया गया है। तो माँ का दर्द तो आपने सुना ही किस तरह से वो कह रही है कि अगर कोई कानून सजा नहीं दे पा रहा तो मुझे गोली दीजिए, मैं गोली मार दूंगी। जो दर्द मेरे बेटे को हुआ वो उनको भी महसूस होना चाहिए। तो सर्च ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस के हाथ फिलहाल अभी खाली हैं। अभी ये बताना मुश्किल है कि आखिरकार कब तक पुलिस जो है वो शव को बरामद कर पाएगी।
टीमें जो हैं वो लगातार नदी में उतरी हुई हैं। स्टीमर जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और जितनी भी जगह हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और भी आगे के जो बॉर्डर है, क्योंकि इधर अगर आगे की तरफ जाएंगे तो घाटमपुर हमीरपुर का एरिया पड़ता है, तो उधर के बॉर्डरों पर भी इत्तला किया गया है। वहाँ पर भी पुलिस जो है वो बैरिकेड्स किए हुए हैं नहर के ऊपर, नदी के ऊपर, और वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। और वहीं दूसरी ओर एसएसपी जो दिनेश कुमार पी हैं वो पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी कि अब पूरी जो घटना है उसको मीडिया के सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या घटना हुई है, क्योंकि जिस तरह से जो लोग पकड़े गए हैं, जो अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं, उनको मीडिया के सामने लाकर प्रेस करेंगे। और पूरी जो जानकारी है, जैसा कि उसकी बताया जा रहा है कैसे घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर पुलिस स्टीमर्स के जरिए, बोट के जरिए शव को तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब एसएसपी साहब कैसे देंगे कि इतना वक्त कैसे बीत गया? साहब, आप तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर पाए और अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी उनके बेटे की, कैसे लापरवाही हुई? जी बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो परिजनों का भी कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक महीने से पुलिस टालमटोल कर रही थी, उनके बेटे को नहीं ढूंढ पाई, अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ पाई, तो वहीं घटना की जब जानकारी है उसके बाद कोई भी आला अधिकारी उनको सांत्वना देने नहीं आया। ना ही अभी तक एसएसपी वहां मौके पे पहुंचे, ना ही एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता जो इस क्षेत्र की मुखिया हैं और एसपी साउथ है, यानी जो दक्षिण का क्षेत्र है वहां की एसपी हैं, वो अभी तक घर परिजनों से मिलने या उनको सांत्वना देने या फिर उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं जो जले पे नमक छिड़कने का काम है पुलिस की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आला अधिकारी कोई भी अभी तक घर पे परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा है। परिजनों का जो रो रो कर बुरा हाल है, परिजनों का कहना है कि पुलिस जो है उसकी साठगांठ से इतना बड़ा कांड हुआ है, क्योंकि लगातार जैसे ही घटना हुई थी उसके बाद से परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई थी, मुकदमा दर्ज करने की बात की गई थी और लगातार कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर वो कई बार एसपी साउथ ऑफिस भी गए, लेकिन शायद उनकी बात जो है उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। और यही वजह है कि आज जो उसका भाई है, एक बहन का भाई और एक माँ का बेटा, वो आज इस दुनिया में नहीं, उनके बीच में नहीं है। और यही नहीं, उसका शव भी उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसको लिए जो पुलिस है वो एक लकीर पीटने का काम कर रही है, नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है, संवेदनहीनता पर संवेदनहीनता, यही कहा जाएगा कानपुर पुलिस के लिए। और वाकई में कानपुर पुलिस अब कलंकित पुलिस होती जा रही है। शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सरयू नदी खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हर 2 घंटे में नदी का जलस्तर करीब 1.5 सेंटीमीटर बह रहा है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग की टीम लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर को मॉनिटर कर रही है। यहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार हुई बारिश और कई जगहों पर नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है उसके चलते कई नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंजर मार्क जो है उसके ऊपर पहुंच गया है। हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ भी सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी हाँ, हम आपको अगर ये दिखाएं, ये केंद्रीय जल आयोग की तरफ से लगाया गया जो मीटर है, जो नदी का कितना स्तर है वो बताता है। तो उसके मुताबिक इस वक्त सरयू नदी अयोध्या में तकरीबन खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 92 मीटर 30 सेंटीमीटर तक अगर रहती है तो फिर खतरे के निशान को वो माना जाता है, और उससे ऊपर अगर होती है तो फिर खतरे के निशान को पार कर जाती है। कल 92 मीटर 40 सेंटीमीटर थी, लेकिन आज तकरीबन ये बढ़कर 92.51 सेंटीमीटर पहुंच गया है और खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ये नदी ऊपर बह रही है। और वेग देखिए जरा नदी का, किस वेग से जो जलधारा है वो नदी से बह रही, ये देखिए आप वेग जरा देखिए। और हम हमेशा जब आते हैं तो यहाँ नीचे सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अब खतरे के निशान से सरयू ऊपर बह रही है, इसलिए सीढ़ियाँ आपको दिख नहीं रही हैं। उस तरफ का अगर इलाका आपको दिखाएं तो अगर 1-2 दिन और बारिश होगी तो वो पूरा इलाका डूब क्षेत्र हो जाएगा, यानी वहाँ जो गांव है वहाँ पर बाढ़ का खतरा हो जाएगा। लेकिन लगातार नदी में पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। अयोध्या से कैमरा सहयोगी जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा। तो आपने रिपोर्ट देखी अनुभव की, अब सीधा उन्हीं का ही रुक कर लेते हैं। अयोध्या में वो मौजूद हैं। अनुभव, अभी क्या अपडेट है आपके पास? किस तरीके से नदी का जो वेग है वो लोगों को डरा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल प्राची, हम तस्वीर सीधे दिखाते हैं, सरयू घाट पे ही मौजूद हैं और ये देखिए आप नदी का जरा वेग देख लीजिए, क्या किस वेग से ये नदी बह रही है। और ये आप देखिए कि ये जो जल सूचक यंत्र लगाया गया है केंद्रीय जल आयोग की तरफ से, ये क्या बता रहा है? बिल्कुल साफ बता रहा है कि खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त ये नदी बह रही है, सरयू नदी। और केंद्रीय जल आयोग की टीम अभी जो है वो उस तरफ का जो इलाका है जो डूब क्षेत्र कहलाता है वहाँ का पूरा दौरा करके आई है और अपने जो उनके यंत्र होते हैं उससे उन्होंने जो अभी जल स्तर मापा है तो वो तकरीबन 92 मीटर और 94 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है। हालांकि ये ज़रूर कह रहे हैं कि कल रात के मुकाबले आज जो है वो 3 सेंटीमीटर का जो इस जल स्तर है वो कम हुआ है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जब हम यहाँ पहुँचे थे तब यहाँ ये सीढ़ी पूरी तरह से दिख रही थी, लेकिन आज जल का स्तर यहाँ तक है। और ऐसा नहीं कि ये आखिरी सीढ़ी है, इसके नीचे भी एक सीढ़ी है, यहाँ एक सीढ़ी है, लेकिन वो पूरी तरह से नदी का जो जल बढ़ा है उसमें नदी के लबालब होने से वो डूब गई है। और लगातार जल आयोग की टीम, क्योंकि यहीं पर देखिए कार्यालय है जल आयोग का, और वो लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, तो तकरीबन 5 से 6 गांव जो उस तरफ हैं वो डूबे हुए हैं, वहाँ पर पानी पहुँच चुका है, जनजीवन वहाँ पर प्रभावित हो रहा है। और यही स्थिति यानी कि 3 घंटे में तकरीबन 1.5 से 2 सेंटीमीटर जो जल स्तर है वो लगातार सरयू में फिलहाल बढ़ रहा है। बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर वाकई में लगता है कि किस तरीके से खतरा बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका अनुभव, तमाम जानकारी के लिए। और सीधा कानपुर का रुख कर लेते हैं, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है पुलिस। आप सभी लोग अवगत हैं, 22 तारीख को संजीव यादव नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ, जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया
और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी PAC की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। सर, 30 लाख रुपए जो फिरौती दी गई थी उसकी क्या कहानी, वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ? पैसे दिए गए थे सर, पैसे दिए गए सर, उससे सब बताएंगे। देखिए, ये जो अभी 29 तारीख को फिरौती का कॉल आने के बाद 13 तारीख को ये ऑपरेशन उस समय के SHO के द्वारा जब किया गया था, जो बैग पूल जो ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभी पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिनाई किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने है। तो क्या कोई पुलिस ने साजिश की थी क्या? जैसे बहन उसकी आरोप लगा रही है कि रणजीत राय SO जो थे, SP को हमने बताया, उनके वो मौजूद थे, उनके कहने पर हमने पैसे दिए, तो क्या इसमें पुलिस ने साजिश थी पैसा गायब कराने में? पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया? पैसा तो गया है, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया वो? देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर, परिजन कह रहे हैं तो पुलिस किसके थे, मुलजिम के बयान पे चलेगी, परिजन के बयानों पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो SO क्या कह रहे हैं? आपके SO हम मौके पे थे, उनका कहना है कि उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो SO कुछ नहीं बता रहे, क्या पैसा तो नहीं? वही SHO, पूर्व SHO जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफ़ी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है, उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। सर, कप्तान साहब ये बताइए कि बहन का कहना था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर या दरोगा आते हैं और जो कहते हैं कि उसके कहने से बयान बदला जाता है 30 लाख वाली, मैनिपुलेशन किस बात कर रहे थे? देखिए, कोई मैनिपुलेट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया है। उस समय भी मैंने उस समय एक बाइट भी जारी किया, लड़के के हमारे प्राथमिकता लड़के की सकुशल बरामदगी थी। तब तक हमें ये नहीं पता था इनके दोस्तों ने ही किया है और उस समय वो उनको मार दिया गया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता वही था, हम लोग जो परिवार कह रहे थे उसे एक्सेप्ट करके जा रहे थे। कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब वो नहीं था, ये नहीं था, कंफ्यूज करने की बात की थी, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। बाकी जब परिवार ने कह दिया तो हम उसी बात पे जा रहे हैं। SHO की भूमिका की उनकी लापरवाही की, बाकी अधिकारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं उसका CO और SP साउथ जो थी, तो उनके ऊपर क्या आरोप है लापरवाही बरतने के? क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच इनकी होगी आगे? देखिए, जो भी परिवार वालों का आरोप है सब में हम जांच करेंगे। CO के जो उसका जो पर्यवेक्षण की संतुष्ट न होने की वजह से ही उनको वहाँ से हटाया गया है और नया डिप्टी SP को भी वहाँ पोस्ट किया गया है और नया SHO को वहाँ पोस्ट किया गया है। उसी टीम ने 5 दिन के अंदर ये घटना वर्कआउट की। मुख्य बात 30 लाख रुपए का क्या होगा सर? क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि पुलिस जिसका अकाउंट होती है, पुलिस उसी से सेटिंग करके तो पैसा दिलवा देती है और पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद रहती है, तो इसकी क्या करें, कैसे पता चलेगा कौन सा रैकेट है जो 30 लाख रुपए ले गया? देखिए, ये अभी तक जो दोनों बयानें आई हैं, अब इसमें हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है, जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है, उन्होंने पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिला है। क्या जो देखिए, अभी कुल मिला के सुनिए, पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद हो। वो बैग फेंका गया था, उसमें परिजनों ने कहा था कि एक चिप लगा दीजिए जिसमें पैसा SP साउथ से, उसमें उन्होंने एक मोबाइल डाल दिया था, मोबाइल फेंक के डाला गया था। वो बैग अभी तक नहीं मिला, बल्कि ये बताया जा रहा कि जहाँ बैग फेंका गया एक तरफ नदी का पार्ट है और रेलवे लाइन थी,
तो बैग अगर फेंका गया तो अगर इसको मिला है तो मोबाइल बरामद होना चाहिए था, वो मोबाइल इनके पास मिल जाता क्लियर हो जाता कि पैसा था कि नहीं। और बैग इसी में जोड़े दे रहे हैं, अगर इन्होंने बैग नहीं लिया और इन्होंने कह रहे हैं पैसा दिया तो इसका मतलब पुलिस ने बैग नहीं लिया। नहीं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बैग डाला गया था 13 तारीख को, ये लोग ये मान रहे हैं। बताइए, इन्हीं से पूछवा इन्हीं से पूछवा दीजिए। ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कोई घटना बता रही बोलो। पैसा तो लोन मांगा था, आगे आने दो ना, पीछे से कुंदी बताए, कुंदी पूरी घटना मत कौन इधर आ गया? देखिए ये आपके फिरौती मांगी थी कि नहीं, कितनी मांगी थी? आए भैया 20 लाख रुपया। तो बाइक उनको मंगवाया था वहाँ से? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, तो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया और वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भगते हुए आए वापसी 5 मिनट बाद, तो वहाँ पे जांच लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बाइक वहीं छोड़ दिया था। हाँ, बैग वो बोल रहे थे राम जी बात होगी तो बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उठाई थी। उसके बाद राम जी आने बैग मतलब बैग वहाँ पे इन्होंने झूठ बोला कि कुछ बोला। राम जी बताओ। अरे आप इतना बताइए, आप लोग पहले से उसे जानते थे? हाँ या ना, दो पूछते। राम जी और कुलदीप उसके दोस्त थे। अच्छा कुलदीप आ जाओ, आप आ जाओ। बस एक चीज पूछिए आपसे, आप लोग उसको लेके गए थे? आप दोस्ती थी पहले से? पूरी घटना बता दो एक बार बताओ। मेन है जो कुलदीप और ये राम जी, ये दोनों ही पैथोलॉजी में काम करते थे और पहले से जानते हैं। बताने दीजिए। अब तुम्हें घटना बता दो, पूरी घटना बताओ। कुलदीप बताओ, तेज बोलो। हम चारों लोग आ गया, बोलो भाई। हम चारों लोगों ने प्लान बनाया, प्लान बनाया। नाम बता दो कौन कौन लोग, चारों लोग। ज्ञानेंद्र, नीलू, दीप और राम जी। हाँ, और क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे जगह, तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं, फिर तो इन्होंने कहा कि सर ठीक है तुम उसको फ़ोन करो। तो संजीव के बारे में जब बायोडाटा इन्होंने ली, उन्होंने पूछा, सबके बारे में पूछा, पहले हिमांशु के बारे में पूछा, फिर इसके बारे में पूछा। अच्छा, इस महिला का क्या रोल था? सर इस महीना का ये रोल था कि जब हम लोग संजीव को ले गए थे रूम पे, जहाँ कमरा किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा में ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। अच्छा, एक ही फोन से तुम लोग फिरौती मांग रहे थे, एक ही नंबर से ना? जी सर। तो क्या पुलिस ने कभी उस पर फोन कॉल की थी तुमको पता करने के लिए? कभी पुलिस की कोई कॉल आई थी किसी तरफ से? फोन ऑफ रहता। फोन ऑफ रहता। अच्छा, ये कॉल वॉइस चेंजर ये टेक्निक की एक्सेस किसने सीखी, कहाँ सीखी थी? फोन में ही थी। अच्छा, आवाज तुम्हारी थी ना? भारी आवाज करके बना रहा। कौन बोल रहा था? नीलू। गाली कौन बोल रहा था? गाली खूब बकता है जो। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, सच बताइए कम शब्दों में। आप बता दो। आपकी झूठ सुनने के लिए सच बोलिए जो बोलना आपने। आपने उसके साथ मार पिटाई की अपने दोस्त के साथ शराब पिला के? मार पिटाई नहीं की है। शराब पिलाई? हाँ, शराब पिलाई। तो मारा क्या? नशे में लेके मारा उसको, नशा करके? नहीं, नशा करके नहीं मारा। जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया, जहाँ रूम रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया। तो ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, फिर कमरे में बंद किया, उसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, उसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में रख दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था। फिर ज्ञानेंद्र ने फिर पट्टी बांधी। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें मालूम था उसके पास पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन घर की बात में सुनी थी, पैसा है नहीं है उसके घर में? सर ये जो हमको बताता, संजीत ने जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा। फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की जरूरत नहीं रही थी। अच्छा, क्या ये बताओ, उसने तुम पैसे के लालच में आ गए कि उसका पैसा बहुत, इसलिए उसको मारा? जी सर। तो मारा क्या कह के उसको अपने साथ ले गए? फोन करके ताकि वो कैसे तुमने उसको बुलाया, कैसे कहाँ ले गए, ये बताओ। अब बोलना नहीं पड़ेगा, बताओ। तो प्लान बनाया, हम लोग चारों लोगों ने प्लान बनाया। जब आए फिर इन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई प्लान बनाए, वो उसको लेकर छोड़ देंगे,
तो हमने कहा, इन्होंने पूछा कोई लड़का हो तो बताना तो वहाँ हॉस्पिटल कोई लड़का हो, तो इन्होंने कहा संजीव के बारे में, कोई बायोडाटा ली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर ऐसा करो, उसको बुलाओ, तो गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी में गए, हम गाड़ी में गए, फिर उसको वहाँ से बुलाया, फोन करके धनवंतरी हॉस्पिटल थोड़ा आगे चौराहे के पास, नहर के पास, वहाँ बुलाया। वहाँ बुलाकर फिर उसको फ़ोन किया, वो आया, उसने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में बैठा। फिर उसने दारू लिया हम लोगों ने, और दारू पी। फिर कातर की तरफ गए, फिर इन्होंने वहाँ पे किस दारू में क्या मिला सर बता रहे हैं, बोलो ना, तो तब तक तो वहाँ पहुँच गए। नहीं पूरी बात बताओ। बता दें, चिप्स लिया और वो लिया, अंडे लिए। फिर वहाँ पे थोड़ा पेड़ के पास आके 1-2 पैक बनाए, फिर पिया। फिर चलती गाड़ी में इन लोगों ने फिर पैक बनाया, उसमें दवा मिला दी, बेहोश हो गया। अच्छा बेहोश हो गया, फिर सीधे रूम पे ले गए। उसको बेहोश में ले गए। हाँ फिर क्या मांगे? फिर रूम पे ले गए, तो फिर कमरे में बंद कर दिया था। रूम कहाँ पे था? रतनलाल नगर में। बोल दें तो भैया। हाँ बोलिए। रतनलाल नगर में था। हाँ बोलिए, बताओ। चलिए हो गया मेरे को काफ़ी क्लियर ही है। पुलिस का नाश कर रही है, पुलिस का डर नहीं था क्या? पुलिस चेक नहीं कर रही है, कब पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं? वो व्यक्ति कौन जिसने तुम्हें पूरी एक आइडिया दिया था किस तरह की पूरी घटना करो, पूरी घटना नहीं बताने की, एक और आदमी बस एक शब्द नाम बताओ क्या है? ज्ञानेंद्र यादव। ज्ञानेंद्र यादव, तुम आगे आओ। ज्ञानेंद्र यादव मास्टरमाइंड था। अपना नाम बताओ पहले जोर से, नाम बताइए अपना। इधर करो ना, बंद करा कैमरा, 20 लाठी मरवाएं, पूरी घटना बताओ। राम जी का कोई दोस्त है, उसको हम नहीं जानते हैं। राम जी का फिर वहाँ से तो उसने पूरी बात बताई कि कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा ये बताओ, वॉइस चेंजर ऐप का आप लोग को जानकारी थी, इतने टेक्निकल थे, आप लोग आधे घंटे तक बात, कभी ये नहीं डर लगा कि पुलिस सर्विलांस पे लगाई है, मोबाइल ट्रैक कर लेगी? इस तरह नहीं था, या इतनी अकल नहीं थी? नहीं, आधे घंटे नहीं, 10-10 मिनट 15 मिनट 10-15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, ये पता नहीं था। चलिए थैंक यू। लड़की को भी आप लोग कर लीजिए। चल लड़की को भी आगे क्या पांचों आओ ना इधर, पांचों साथ में आओ। लड़की आगे आ जाओ, आप थोड़ा इधर आ जाइए। अरे रुक जा यार, एक फोटो कर लेने। आप लोग हटी नहीं रहे, आप पीछे तो भाई, आप पीछे बताओ। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, इसमें जो सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है वो ये है अपहरणकर्ताओं की तरफ से कि उन्होंने तो बैग उठाया ही नहीं था। जिस बैग का जिक्र हो रहा है और जिस बैग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस बैग पर अपहरणकर्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने तो वो बैग उठाया ही नहीं था, पुल के नीचे फेंका गया था बैग, लेकिन हमने नहीं उठाया था। ये बड़ा खुलासा किडनैपर्स ने किया है। पुलिस के डर से हम लोग अपने अड्डे पर चले गए थे, यानी हम वहां से भाग गए थे, वो बैग कहां गया हमें नहीं पता है। ये बड़ा खुलासा किडनैपर्स के हवाले से हुआ है। हालांकि कैसे उन्होंने संजीत को मारा ये भी उन्होंने बताया, कैसे अपहरण किया ये भी उन्होंने बताया। संजीत चूंकि बताया करता था कि उसके पास पैसे हैं, तो उसके पैसे के लालच में उसका अपहरण किया गया और फिर फिरौती मांगने के लिए वो फोन करने ही वाले थे कि संजीत ने भागने की कोशिश की। जब संजीत ने भागने की कोशिश की तो किडनैपर्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया और जो उसका शव है वो पांडू नदी में फेंक दिया। लेकिन बैग को लेकर पुलिस के पास कोई सवाल नहीं और एक बार फिर से कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है कि आखिर फिर वो बैग कहां गया, जिसमें परिवार दावा कर रहा है कि उसने 30 लाख रुपए की रकम दी थी किडनैपर्स को। वो 30 लाख रुपए दिए थे ताकि किडनैपर्स उनके बेटे को, उनके भाई को छोड़ दे। तो फिर वो बैग कहां चला गया? क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कहां गया वो बैग? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किडनैपर्स ने तो ये साफ कर दिया है कि बैग फेंका था जरूर पुल से नीचे,
और वो गए भी थे बैग लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ये पुलिस का ट्रैप है और पुलिस वहां पर पहुंच रही है, तो बैग को बिना उठाए वो वहां से फरार हो गए थे, अपने अपने अड्डे पर चले गए थे। यानी बैग उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। तो फिर वो बैग कहां है, ये बड़ा और अहम सवाल है। देखिए, इस पूरे अपहरण कांड में पुलिस की भूमिका शुरू से संदिग्ध है और पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो खैर यही है कि पुलिस ने क्यों ये प्लान बनाया कि आप फिरौती दीजिए और हम अपने अपहरणकर्ताओं को पकड़ लेंगे, और अगर वो प्लान बनाया तो ये फुल प्रूफ प्लान क्यों नहीं था। प्रभात अवस्थी लाइव जुड़ गए मेरे साथ, उनका हम रुक कर लेते हैं। प्रभात, ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। देखिए, उस बैग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे और एक बार फिर से कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। अगर किडनैपर्स उस बैग को लेकर नहीं गए तो फिर वो बैग कहां है? देखिए, पूरे खुलासे में कई पेच अभी भी सामने आते हैं और कई चौंकाने वाली बात सामने आती है। रुपए को लेकर जो बवाल मचा हुआ था कि फिरौती दी गई है कि नहीं दी गई है, परिजनों का कहना है कि लगातार उनके द्वारा फिरौती की रकम जो है वो दी गई है और जहां पर अपहरणकर्ताओं ने बोला था उसी जगह पर फेंकी गई है। लेकिन अब फिर से एक बार पुलिस ने मान लिया था कि हाँ, जो परिजन कह रहे हैं फिरौती दी गई है और ये बाद में तय होगा कि कितने रुपए दिए गए। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आईजी मोहित अग्रवाल फिर से एक बार वहां पर कहते हैं कि कोई फिरौती नहीं दी गई है, पैसा नहीं गया है। यानी कि सवाल जो पुलिस के ऊपर उठ रहे थे, पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है कि पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक तरफ से दूसरी तरफ से अपने आप को बचाते हुए कहा कि हाँ, परिजनों का कहना है उसकी जांच की जाएगी और जो पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि पैसा नहीं दिया गया तो उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम में पूरे खुलासे की बात की जाए तो जिस तरह से पूरा पहले अपहरण होता है और उसके बाद जो हत्या तक बात पहुंचती है, उसमें कई जो इनका जो प्रोफेशन था उससे जुड़ी चीजें सामने आती हैं। क्योंकि जैसा पुलिस ने भी खुलासे में बताया कि सभी लोग आपस में दोस्त थे और सबसे अहम चीज, ये लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे। तो जब अपहरण किया जाता है उसके बाद दवाइयों का भी काफी प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन लगाकर बेहोशी के इंजेक्शन लगाने का भी काफी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ उनको मालूम होता है कि अभी ये मुझको नहीं पहचान पाया, तब तक तो वो सुरक्षित रहता है। लेकिन जब ये संजीत जो है वो ये जान जाता है कि ये हमारे दोस्त हैं तो उसको डर हो जाता है कि कहीं ये बच जाएगा तो ये हमारी पोल खोल देगा, हम पकड़ लिए जाएंगे। लिहाजा उसके बाद ये हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। वहीं टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है क्योंकि लगातार ये लोग पुलिस को छकाने का काम कर रहे थे, क्योंकि लगातार ये लोग फोन पर बात कर रहे थे, बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे। यहाँ से जब इन्होंने हत्या की है उसके बाद ये कानपुर देहात जाते हैं जहाँ पर एक सिम खरीदते हैं और उस सिम से लगातार वॉइस चेंजर यानी जो फोन में एक ऐप होता है जिससे कि आप अपनी आवाज़ बदल सकते हैं, उस ऐप का इस्तेमाल कर ये लगातार परिजनों से फिरौती के लेकर बात करते थे। और जब इनकी बात हो जाती थी उसके बाद ये वहीं पर फ़ोन स्विच ऑफ करते थे। उसके बाद 35 से 40 किलोमीटर दूर जाते थे और वहां पर दोबारा से फ़ोन ऑन करते थे, जिससे कि टावर बहुत ज़्यादा जंप कर जाता था। तो पुलिस यही नहीं पता कर पाई कि आखिरकार फ़ोन हो कहाँ से रहा है। तो काफ़ी लोगों ने टेक्निक अपनाई थी और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं जो अपहरणकर्ता उनका कहना है कि आखिरकार संजीत को ही क्यों चुना गया, क्या वजह थी जो संजीत को चुना गया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि संजीत बताता था कि उसके कई ट्रक चलते हैं, उसको 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता है। तो इन सब बातों को सुनने के बाद उसके अंदर लालच आता है अपहरणकर्ताओं के अंदर, उसके बाद अपहरण किया जाता है। लेकिन अगर पुलिस अगर ओवरऑल पूरे घटनाक्रम में बात की जाए तो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं फेल्योर साबित हुई है। और जो बातें अब सामने आ रही हैं ये काफ़ी समय पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि लगातार अपहरणकर्ता फ़ोन में बात कर रहे थे। लगातार जब वहां पर अपहरण के फिरौती की रकम देने की बात की गई थी तब भी पुलिस और यही है यूपी की हाईटेक पुलिस के अपराधी उससे एक कदम आगे रहते हैं। अपराधियों को कैसे पता है कि यूपी पुलिस को छकाना कैसे है, ये अपराधियों को पता होता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता होता कि अपराधियों को कैसे पकड़ना है। शुक्रिया आपका प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कानपुर बर्रा अपहरण कांड में अब खुलासे हो गए हैं। संजीत की हत्या अपहरणकर्ताओं ने कर दी है। क्या बड़ी बातें हैं ये समझिए। ज्ञानेंद्र यादव इस वारदात का मास्टरमाइंड है जो पुलिस की गिरफ्त में है। संजीत के दोस्तों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की, उसका अपहरण किया। 27 जून की सुबह गला दबाकर संजीत की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने परिवार वालों से फिरौती की
मांग की। पैसों के लेन देन मामले पर जांच जारी है, ये पुलिस ने कहा है, क्योंकि पुलिस का अलग पक्ष है, परिवार का अलग पक्ष है। बैग फेंका गया था लेकिन हमने नहीं उठाया, ऐसा किडनैपर्स ने कहा है। पुलिस के डर के आगे हम लोग अपने अड्डे पर चले गए और हमने बैग वहीं पर छोड़ दिया, हमने बैग नहीं उठाया। किडनैपर्स ने यह भी कबूला कि हमने संजीत को शराब पिलाई थी। संजीत ने कहा था कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे तो ट्रक चलते हैं, पैसों के कारण ही संजीत की हत्या की गई। यानी पैसे ऐंठना चाहते थे किडनैपर्स संजीत के परिवार से, क्योंकि संजीत बताता था कि उसके पास बहुत पैसे हैं और पैसों के लालच में ही उसके दोस्तों ने उसका अपहरण किया। जब संजीत ने भागने की कोशिश की तो 27 जून की सुबह उसकी गला दबाकर हत्या कर उसके शव को पांडू नदी में फेंक दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो बैग को लेकर है, क्योंकि अभी भी पुलिस ये कह रही है, आपने सुना आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल को, कि पुलिस का पक्ष है उसमें पैसे नहीं थे, तो वहीं परिवार वालों का ये पक्ष है कि हमने उसमें पैसे रखे थे। तो अब इस विषय पर जांच की जाएगी। तो किडनैपर्स कह रहे हैं कि उन्होंने तो बैग उठाया ही नहीं था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।